Hello everyone, this is the third lecture of the chapter Linear Differential Equations with Constant Coefficients। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारे पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि राइट हैंड साइड अभी हमने जीरो ली है, तो ये जितना भी डिस्कशन हुआ था ये उन डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए था जिनकी राइट हैंड साइड जीरो हो। तो फर्स्ट स्टेप में हम दी गई इक्वेशन की लिखते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसमें y के ब्रैकेट वाला पोर्शन लिख लिया जाता था, और फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे और इसके रूट्स फाइंड करते थे। और यहाँ पर चार तरह के केस थे हमारे पास। तो हमने देखा अगर सभी के सभी रूट्स डिफरेंट हैं और रियल है तो फिर सॉल्यूशन लिखने का ये तरीका है। अगर रूट्स हैं m1, m2, m3, m4 तो सॉल्यूशन हो जाएगा c1 e to the power m1x, c2 e to the power m2x, c3 e to the power m3x and प्लस c4 e to the power m4x। और अगर दो रूट्स हो जाएं सेम और दो रूट्स हो जाएं डिफरेंट तो फिर हमारा सॉल्यूशन बदल जाता है। इसी तरह से अगर रूट्स हो जाएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कुछ रियल एंड डिफरेंट हो तो मिक्स सॉल्यूशन आ जाता है। इन पार्ट्स के लिए हमने e टू दी पावर का यूज किया और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए e टू दी पावर अल्फा एक्स, c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। और इसी तरह से अगर रूट्स में आ जाएं इरेशनल नंबर्स तो फिर हमने देखा कॉस हाइपरबोलिक आ जाता है हमारे सॉल्यूशन में। तो आज इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखे थे और कुछ आज करने वाले हैं और कुछ उससे आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन 1 फॉर टुडे, सॉल्व। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है d टू द पावर 4y अपॉन dx टू द पावर 4 प्लस 5 d क्यूब y अपॉन dx क्यूब प्लस 6 d टू y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4 dy बाई dx माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो फिर से आप नोट कर सकते हैं राइट हैंड साइड अभी भी 0 है। तो सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ऑपरेटर फॉर्म के लिए हम d बाई डी एक्स को ले लेते हैं कैपिटल D। तो ये फर्स्ट पार्ट बन जाएगा d4, साथ में y है लेकिन वो बाद में कॉमन ले लिया जाएगा, प्लस 5d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 8 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। और अब इस इक्वेशन के लिख लेते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में सिर्फ ये ब्रैकेट वाला पोर्शन लिया जाता है। तो d टू द पावर 4 प्लस 5d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 8 इक्वल टू 0। और अब आप इक्वेशन को देखकर समझ गए होंगे कि इसके चार रूट्स आने वाले हैं क्योंकि इक्वेशन की डिग्री है 4। तो 4 के लिए मेरे पास अभी कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ सिंथेटिक डिवीजन का ही यूज करने वाले हैं। तो एक रूट निकालते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो d को क्या मैं 1 पुट करूं तो क्या वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन रहा है? चलिए चेक करते हैं। तो अगर मैं d को पुट करता हूं 1, तो अगर आप यहां पर पुट करें d को 1 तो 1 टू द पावर 4 1, ये हो जाएगा 5, यहां आएगा 6, यहां माइनस 4 माइनस 8, और इसे सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब d इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इज अ रूट। और जब आपको एक रूट पता चल जाए तो आप सिंथेटिक डिवीजन से और रूट्स निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन का। तो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं 1, 5, 6, माइनस 4, माइनस 8, और 1 से करना है इसे डिवाइड। तो 1, तो आपने फर्स्ट ईयर अलजेब्रा में इसे पढ़ा होगा कि किस तरह से सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व किया जाता है। तो 1 इंटू 6 6, 6 प्लस 6 12, 1 इंटू 12, 12 माइनस 4 8, 8 इंटू 1 8, और ये दोनों ऐड होकर हो गए 0। तो जो बची हुई इक्वेशन आएगी अब हमारे पास उसे लिख लेते हैं। तो ये पावर 4 से थी, यहाँ क्यूब से स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखते हैं। चलिए, तो हो जाएगा d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 12d प्लस 8 इक्वल टू 0। और अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और फिर से हम देखते हैं क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से यहां पर कोई रूट निकाला जा सकता है।
तो सभी फैक्टर्स जो है उनमें प्लस साइन है, तो कोई भी प्लस वैल्यू तो काम करेगी नहीं, क्योंकि प्लस वैल्यू से तो ये सब कुछ ऐड हो जाएगा और जीरो नहीं बन पाएगा। और तो अगर मैं d की जगह -2 ट्राई करूं तो देखते हैं, तो -2 का क्यूब ये हो जाएगा -8, -2 स्क्वायर 4 इंटू 6 प्लस 24, 12 इंटू -2 -24 एंड प्लस 8। और आप देख सकते हैं ये सब कुछ कैंसिल होकर बन गया 0। सो d इज इक्वल्स टू -2 इज अ रूट। और फिर से अब मुझे एक रूट पता चल गया है, और बाकियों बचे हुए रूट्स के लिए मैं फिर से अप्लाई कर देता हूं यहां सिंथेटिक डिवीजन। तो अब इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, जो कि है 1, 6, 12, 8, और इस बार डिवाइड करेंगे -2 से। तो 1 -2 6 -2 4 4 इंटू -2 -8 12 -8 4 इंटू -2 -8 एंड 0। और बची हुई इक्वेशन अब जो बनेगी इसके कोफिशिएंट से वो हो जाएगी, तो लेट मी स्विच द कलर, तो ये हो जाएगी d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। और अब इस इक्वेशन को तो आप डायरेक्ट ही समझ गए होंगे, ये है d प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स आ जाएंगे -2 एंड -2। तो अब सारे रूट्स को कंक्लूड करें, सो रूट्स आर, तो फाइनली मेरे पास 4 रूट्स आ गए हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट रूट था 1, नेक्स्ट था -2 और अगले दोनों भी हैं -2। तो अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 रूट्स रिपीट कर गए हैं और 1 रूट डिफरेंट है। और फाइनली अब मैं लिखने जा रहा हूं कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जिसे y से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर के लिए आ जाएगा c1 e टू द पावर m1, तो m1 की वैल्यू है 1 प्लस, अब यहाँ 3 रूट्स रिपीट कर रहे हैं, तो किस तरह से लिखा जाएगा, सबसे पहले c1 का यूज हो चुका है, तो c2, उसके बाद x स्क्वायर c3x प्लस c4, और यहाँ आ जाएगा e टू द पावर -2x। तो ये रहेगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये इसे फिर से समझ लीजिए, अगर मैं आपको लास्ट टाइम वाला आर्टिकल दिखाऊं जहां फॉर्मूला, तो 2 रूट्स रिपीट होने पर हम ब्रैकेट में लिखते थे xc1 प्लस c2, लेकिन अब 3 रूट्स रिपीट हो गए, तो ये x से स्टार्ट ना होकर ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। और इसी तरह से 3 से ज्यादा आ जाए तो फिर x क्यूब से स्टार्ट हो जाएगा, फिर x स्क्वायर, x और फिर कांस्टेंट टर्म। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है, सॉल्व d टू द पावर 4y अपॉन dx टू द पावर 4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में दी गई इक्वेशन को लिखते हैं ऑपरेटर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा d टू द पावर 4 प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट लिखते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो हो जाएगी d टू द पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर से इक्वेशन की डिग्री है 4, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 4 रूट्स ऑफ इट। तो अब मुझे इसके 4 रूट्स निकालने हैं। तो देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। हम d टू द पावर 4 को लिख सकते हैं d स्क्वायर होल स्क्वायर, इसी तरह से 4 को भी लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट कर दूं, तो ये d स्क्वायर को अगर मैं बोलूं a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मुझे चाहिए, तो 2ab 2 इंटू 2 इंटू डी स्क्वायर, तो 4d स्क्वायर हमें इस इक्वेशन में ऐड करना होगा और 4d स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होगा। और अब पहली 3 टर्म्स मिलकर बन जाएंगी d प्लस 2 d स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो d टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर इंटू 2, तो ये 4d स्क्वायर, और साथ में जो टर्म बच गई है वो है 4d स्क्वायर, इसे हम लिख लेते हैं 2d होल स्क्वायर। यहां पर अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, इस पूरे पार्ट को a मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, तो d स्क्वायर प्लस 2 और यहां से आ जाएगा प्लस 2d, और नेक्स्ट हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2d। और अब 1 बाय 1 दोनों फैक्टर्स को हम 0 पर इक्वेट कर देते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर से है d स्क्वायर, इसे ऑर्डर में लिख लेते हैं, नेक्स्ट टर्म 2d और नेक्स्ट टर्म 2 इक्वल टू 0, और यहां से जो फैक्टर आएगा वो है d स्क्वायर
-2d + 2 = 0। अब यह दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, जो हो जाएगा -2 + b², तो यहाँ 2² 4 -4ac जो कि हो जाएगा 8 / 2। और फर्दर सॉल्व करें तो -2 + यहाँ -4 आएगा जो कि 2i बन जाएगा /2। और फाइनली ये दो रूट्स जो आए वो है -1 ± i। और इस पार्ट को सॉल्व करें तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं, तो 2 ± यहाँ भी हो जाएगा 4 - 8/2 और ये बन जाएगा 2 ± 2i/2 और फाइनली हमें मिलेगा 1 ± i। तो आपने देखा इस इक्वेशन के जो चारों रूट्स आए हैं वो चारों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और अब हम इसका फाइनली लिखने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जिसे y से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां पर अगर इस पार्ट को हम कंपेयर करें अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, तो बीटा की जगह भी यहाँ 1 है और इस केस में भी बीटा की जगह 1 है। तो अल्फा का रोल कर रहा है -1 और बीटा का रोल कर रहा है 1। तो इस पार्ट से जो सॉल्यूशन था वो था e⁴ तो ये हो जाएगा e⁻⁻x c1 cos बीटा x, तो बीटा की जगह 1 है तो c1 cos x प्लस c2 sin x। और प्लस अब इस पार्ट के लिए लिखें तो e⁻⁴x, अल्फा की जगह पिछले में -1 था, इसमें 1 है तो e⁻x। और फिर से बीटा की जगह 1 है तो c1 c2 का यूज हो चुका है, तो c3 cos बीटा x मतलब कि 1x प्लस c4 sin बीटा x यानी कि sin x। तो ये रहेगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन 3 जिसमें हमसे कहा गया है सॉल्व d⁶y अपॉन dx⁴ प्लस 6 d⁴y अपॉन dx⁴ प्लस 12 d⁴2y अपॉन dx² और लास्ट टर्म है प्लस 6y = 0। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो फिर से ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा d⁶ प्लस 6 d⁴ प्लस 12d² प्लस 6 ऑफ y = 0। और नेक्स्ट लिख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास है d⁶ प्लस 6d⁴ प्लस 12d² प्लस 6 = 0। और अब इक्वेशन को देखकर हम कह सकते हैं कि हमारे पास d की 6 वैल्यूज आने वाली हैं। तो किस तरह से फाइंड की जाएंगे 6 वैल्यूज? पहले मैं इस इक्वेशन में कुछ पुट कर इसे थोड़ा इजी फॉर्म में ले आता हूं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में d² को t पुट कर लूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी t³ प्लस 6t² प्लस 12t प्लस 6 = 0। और फिर से अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से हम एक रूट फाइंड कर सकते हैं और बाकी सिंथेटिक डिवीजन से निकाल लेंगे। तो अगर t की जगह -2 पुट करें तो ये हो जाएगा -8 प्लस 24 -24 प्लस, और यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ क्वेश्चन में ही 8y था तो इसे चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज यहाँ रूट ही नहीं बनेगा। तो ये फाइनली हो जाएगा 0। तो अब एक रूट तो हमारे पास आ चुका है और बचे हुए रूट्स के लिए हम यूज कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन का। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन कोफिशिएंट्स रहेंगे वो होंगे 1 के बाद नेक्स्ट है 6 के बाद नेक्स्ट है 12 के बाद नेक्स्ट है 8। और यहाँ पर अगर हम -2 से इसे डिवाइड करें तो सबसे पहले 1 -2 4 -8 4 -8 और 0। तो फाइनली जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी t² प्लस 40 प्लस 4 = 0। और ये तो इजी इक्वेशन है जिसे आप लिख सकते हो t प्लस 2 होल स्क्वायर = 0। और यहाँ से t की दो वैल्यूज आ गई -2 एंड -2 और फर्स्ट वैल्यू भी थी -2। तो इसका मतलब
t की जो 3 वैल्यूज मिली वो तीनों थी -2, लेकिन t जो नाम रखा गया था वो था डी स्क्वायर का। सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, तो ये 3 बार लिखा जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू -2, और थर्ड भी है डी स्क्वायर इक्वल टू -2। और यहां पर अब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो d की वैल्यू आ जाएगी ±√2y, d इज इक्वल्स टू ±√2y, d इज इक्वल्स टू ±√2y। और ये अब हमारे सामने फर्स्ट टाइम हुआ है जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स भी रिपीट कर गए हैं। अभी तक हमारे पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, और अब हम इसके लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। तो फिर से इसे y से लिखा जाएगा। तो अगर मैं अब आपको फॉर्मूलाज दिखाऊं कि किस तरह से थे, अगर हमारे रूट्स थे अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो इसका सॉल्यूशन होता था e⁴ और फिर कांस्टेंट टाइम cos बीटा x, कांस्टेंट टाइम sin बीटा x। लेकिन अब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स भी रिपीट कर गए हैं। सबसे पहले तो इनमें ये नोट कीजिए कि अल्फा जो रियल पार्ट था वो तीनों ही में 0 है। तो अगर मैं इसकी स्टार्टिंग करूं यहां लिखने से, तो e⁴0x ब्रैकेट, अब मुझे तीनों के लिए एक साथ लिखना है। तो आप जानते हैं जब 3 बार रिपीट हो जाए तो स्टार्टिंग हो जाती है c1x², c2x प्लस c3, और इस पार्ट के साथ आ जाएगा cos बीटा x, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा c4x² प्लस c5x प्लस c6 साइन बीटा x। ओ, बीटा की जगह हमें लिखना चाहिए था √2x, और यहां भी हो जाएगा √2x। तो ये रहेगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। e⁴0 को आप अगले स्टेप में 1 लिख सकते हैं, तो 1, और ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी, और यही रहेगा हमारा सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन 4 फॉर टुडे। तो क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व d2y अपॉन dx² प्लस y इज इक्वल्स टू 0, और साथ साथ हमें कुछ और कंडीशंस भी दी गई हैं, और उन कंडीशंस में हमें कुछ ऐसा कहा गया है कि गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 2 फॉर x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -2 फॉर x इज इक्वल्स टू π/2। इस तरह की जो एक्स्ट्रा कंडीशंस दी होती हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, इन्हें कहा जाता है इनिशियल कंडीशंस। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने सीखा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन आने के बाद हम इन कंडीशंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इससे ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा d² प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि हो जाएगी d² प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब यहां से मुझे रूट्स निकालने हैं, तो ये तो सिंपल ही हो गया, d² इक्वल टू -1 और d की 2 वैल्यूज आ गई प्लस माइनस आइटा। तो रियल पार्ट यहां पर भी 0 है, तो फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा e⁴0x और c1 cos बीटा x, बीटा की जगह फिर से 1 है इस क्वेश्चन में भी, तो c1 cos x एंड c2 sin बीटा x, तो c, और फाइनली लिखें तो e⁴0 तो 1 हो जाएगा, तो y आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x। और अब हम यूज करेंगे इन इनिशियल कंडीशंस का, और इन्हें यूज करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि होने क्या वाला है। जब हम इन कंडीशंस का यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में, तो हम c1 और c2 की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये वाली कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो c1 ये होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो c2 ये होना चाहिए। तो मतलब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा उनमें हम इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज रख देंगे। अभी तो है ये कंप्लीट सॉल्यूशन, और जब इनकी वैल्यूज रख दी जाएंगी फिर वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यूज करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन में y की जगह हम पुट कर देते हैं 2, x की जगह 0 पुट करना है।
तो जैसे ही आप यहाँ cos की जगह x की जगह 0 रखोगे, cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा c1 प्लस, और x की जगह 0 रखते sin 0 0, ये पार्ट हो जाएगा 0। तो यहां से अब आपको फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई c1 जो कि है 2। और अब मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू को फिर से पुट कर देता हूं, तो पुट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वाली इक्वेशन को स्टार कह देते हैं, तो पुट इन स्टार। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो है c1, तो c1 की जगह आ गया 2 cos x प्लस c2 sin x। तो कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद अब जो आया, अब हम यूज करेंगे सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में हमें कहा है y तो हो जाए -2, कब? जब x की वैल्यू हो π/2। तो y की जगह रखते हैं -2 और x की जगह 90, तो cos π/2 cos 90 हो जाता है 0, तो ये पार्ट हो गया 0, और sin 90 होता है 1, तो प्लस c2, और फाइनली यहां से हमें c2 की वैल्यू मिल गई जो कि है -2। और अब हम फाइनली इन दोनों ही कांस्टेंट्स की वैल्यू, या तो बीच में जो इक्वेशन आई थी डबल स्टार, इसमें हम c2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुट c2 इज इक्वल्स टू -2 इन डबल स्टार, और फाइनली हमें y मिल गया, तो वो था 2 cos x, c2 की जगह आएगा -2 sin x, और ये रहेगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो जब भी इस तरह की कंडीशंस दी जाए तो जो सॉल्यूशन आता है वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या चेंज है इस इक्वेशन में? अब राइट हैंड साइड 0 नहीं है। तो इक्वेशन है a0 d4 a1 d क्यूब a2 d स्क्वायर a3 d प्लस a4 ऑफ y इक्वल टू x, जहां पर a0 से लेकर a4 ये सब तो कांस्टेंट हैं, लेकिन राइट हैंड साइड x जो है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है x का। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कॉस एक्स, साइन एक्स, लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स, एक्स की कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पर। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन की भी जगह हमें लिखना चाहिए हाउ टू फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कैसे निकाला जाएगा इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन? कंप्लीट सॉल्यूशन से मतलब होता है उसमें उतने ही कांस्टेंट हों जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर है। तो क्या स्टेप्स रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन को करने के? सबसे पहला स्टेप तो ये रहेगा, हम यहां से फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को जिसकी राइट हैंड साइड 0 होगी। और इस तरह के तो अब तक हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा पिछले हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो वही थे जिनकी राइट हैंड साइड 0 थी। और इस तरह की इक्वेशन को अब आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट y की कौन सी वैल्यू इसका सॉल्यूशन बनेगी। तो मैं मान लेता हूं लेट y इज इक्वल्स टू y, और यहां मैं छोटा सा c लिख देता हूं कि लेट ये जो भी है दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, इसे 1 कह देते हैं और इसे 2 कह देते हैं। तो अब मैंने 2 का सॉल्यूशन निकाल लिया। नेक्स्ट वी सॉल्व, और अब मैं इसके बाद सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन को। ये हम बाद में सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब इसे ही सॉल्व करना था तो फिर उसे क्यों किया? तो इसको भी आंसर करते हैं। और लेट, और अब मैं मान लेता हूं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है yp, लेकिन ये yp जो है ये कंप्लीट नहीं है, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि मुझे इस पूरी इक्वेशन का चाहिए तो था कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले हाफ वे, आधे रास्ते में मैं आया तो मैंने राइट हैंड साइड को 0 बनाया और उस पार्ट का निकाल लिया कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब इस सॉल्यूशन में अगर इसका ऑर्डर 4 है तो यहां 4 कांस्टेंट होंगे। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो निकाला, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं निकाल पाया, मैंने निकाल लिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है।
अब मुझे नेक्स्ट चाहिए तो था इसका सॉल्यूशन, और अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर देता हूं। तो फाइनली मैंने ऐड कर दिया, एक जो हमारा YC आया था और एक जो हमारा YP था। और अब मेरा क्लेम ये है कि ये जो बन चुका है ये इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो कंप्लीट होने की कंडीशन क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें है 4 कांस्टेंट, इसमें कोई भी नहीं है, तो पूरी इक्वेशन के पास हो गए 4 कांस्टेंट। और क्या ये इक्वेशन, क्या ये सॉल्यूशन पार्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो चेक कर लेते हैं। y की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं और देख लेते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। सो पुट इन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है a0d4 प्लस a1d³ प्लस a2d² प्लस a3d प्लस a4, और y की जगह मैंने रख दिया यहां YC और एक YP। और नेक्स्ट स्टेप में इन्हें अलग अलग किया जाएगा। तो a0d4 प्लस a1d³ प्लस a2d² प्लस a3d प्लस a4। तो इस पार्ट के साथ YC अलग हो जाएगा और सिमिलरली इस पूरे पार्ट के साथ YP अलग हो जाएगा। तो एक बार फिर से लिख देते हैं a1d³ प्लस a2d² प्लस a3d और प्लस a4 भी आएगा। और अब आप जानते हैं जब इस पूरे के साथ YC लगेगा और YC इसका सॉल्यूशन है तो इसकी तो राइट हैंड साइड 0 है, ये तो 0 देगा। और जब इस पार्ट पर YP लगेगा तो Y तो ऐसा सॉल्यूशन था जो इस पर लगने पर X देता था, तो इस पार्ट का आंसर X आएगा और 0 प्लस X फाइनली हमें मिल जाएगा X। तो इसका मतलब जब ये वैल्यू रखी जाएगी Y की जगह तो आंसर आ रहा है X। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो फाइनली आप स्टेप्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को जिसकी राइट हैंड साइड 0 है, और इस सॉल्यूशन को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और इसीलिए मैंने यहां y के पैर में C लगा दिया, सबस्क्रिप्ट बोल देते हैं इसे। तो फंक्शन का नाम था कॉम्प्ली, तो कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग C से स्टार्ट थी, इसलिए इस सॉल्यूशन को कहा गया YC। और यहां से जो निकला वो था पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर की स्पेलिंग P से स्टार्ट है, तो इसलिए इस सॉल्यूशन को कहा गया YP। और जो फाइनली इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा YC प्लस YP। और ये YP पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।